नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बैंक में जो जमा राशि होती है, चाहे वो बचत खाते में हो, एफडी के रूप में हो या आवर्ती जमा यानी रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में हो, और कुछ मामलों में लॉकर में हो और सेफ कस्टडी में हो, इस तरह की मामलों में अगर किसी लीजी की या डिपॉजिटर की या अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद बैंक से किस प्रकार वो राशि लेने के लिए किस तरह से क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस चैनल की कंटेंट अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इसकी कंटेंट आपको बार बार दोबारा देखने को मिल सके। और इस एपिसोड की अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। अब शुरू करते हैं। जैसे ही किसी के खाते में जो बचत खाता है, देखिए बैंक में 3 तरह से होते हैं। एक तो बचत खाते होते हैं, एफडी होते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं, यानी ये तो डिपॉजिट हो गया, एक लॉकर हो गया और एक तीसरा होगा सेफ कस्टडी। तो मैं इस टाइम जो है मेनली जो है आपको डिपॉजिट अकाउंट के बारे में लेके चलूँगा, क्योंकि लॉकर में और बाकी में करीब करीब यही चीज़ें लागू होती हैं। तो सबसे पहले अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि अपना डेथ सर्टिफिकेट ले जाके, जो डिजीज़ होता है उसका डेथ सर्टिफिकेट ले जाके जो अकाउंट होल्डर है उसको ले जाके बैंक में जमा कर दिया जाता है, जिससे कि उस अकाउंट के फर्दर ऑपरेशन पे। अब वहीं पर अगर जो बैंक का डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में, वो अगर जॉइंट नेम में है और उसमें क्लाउज है आइदर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर और एनी ऑफ अस ऑफ सर्वाइवर, तो उसमें हम आइदर और सर्वाइवर में किसी एक की डेथ हो जाती है, जो सर्वाइवर होगा उससे हम डेथ सर्टिफिकेट लेके हम सर्वाइवर को पेमेंट कर देंगे। और इसी तरह से फॉर्मर सर्वाइवर में भी अगर सर्वाइवर बचा हुआ है, फॉर्मर की डेथ हो गई है तो भी कर देंगे, या सर्वाइवर में फॉर्मर तो कर ही सकता है, किसी को भी कर देंगे, और एनी ऑफ अस में तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर इसी बीच में कोई जो सर्वाइवर है, जो डिजीज़ है, उसके जो क्लेमेंट हैं वो अगर कोई विवाद पैदा कर देते हैं, बैंक को कोई लेटर लिख के दे देते हैं, तो फिर बैंक जो है पेमेंट नहीं करेगा। हाँ, विवाद नहीं होगा तो वो सर्वाइवर को पेमेंट कर देगा। इसी प्रकार खाता खोलते समय अगर माना दोनों खाता धारकों ने कुछ इस तरह का मैंडेट दे रखा हो, डिक्लेरेशन दे रखा हो कि डेथ के बाद से अमाउंट को कैसे ट्रीट करना है, तो भी वो पेमेंट सर्वाइवर को नहीं मिलेगा और इसको जो है डेथ क्लेम की तरह सेटल किया जाएगा। अब डेथ क्लेम में 2 कंडीशन हो जाती हैं। एक तो है कि जिन बचत खातों में या सावधि जमा खातों में यानी कि टाइम डिपॉजिट में, जिसे एफडी भी कहते हैं, अगर उसमें नॉमिनेशन है तो नॉमिनी को बैंक जो है नॉमिनी के आइडेंटिफिकेशन करके, जैसे कि जो खाताधारी है जो डिजीज हो गया है उसने किसी का नॉमिनी डाला, चाहे वो अपने बेटे का डाला, अपनी पत्नी का डाला या किसी का भी डाला। अब वो आदमी वही है जिसको कि जो डिजीज अकाउंट होल्डर है इंटेंड करता है। ये आइडेंटिटी इंश्योर करने के लिए उस नॉमिनी को अपने कागज़ लेके बैंक के पास जाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि इस टाइम आधार केवाईसी के जितने भी हैं, आधार है, पैन कार्ड है, इसी तरह के, और या उसके उसी खाते में उसी बैंक में अगर कोई खाता है, उन सब कागज़ों को लेके और अपना डिक्लेरेशन लेके अपना आइडेंटिटी इंश्योर करके वो अगर वहाँ पर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा कि मेरे पेमेंट मुझे कर दिया जाए, तो वो पेमेंट उसको नॉमिनी को कर दिया जाएगा। हाँ, इस मामले में ये हो सकता है कि अगर इसके बीच में माना वो डिजीज़ के जो क्लेमेंट्स हैं, यानी नॉमिनी के अलावा बाकी और क्लेमेंट्स हैं, तो वो अगर कोई कोर्ट का आदेश या कोई और इस तरह का डॉक्यूमेंट ला के दे दें तो बैंक जो है उसके पेमेंट को नॉमिनी को नहीं करेगा।
अब इसके बाद आता है कि अगर नॉमिनेशन नहीं है, तो नॉमिनेशन नहीं है तो उसको एक डेथ क्लेम की तरह बैंक जो है सेटल करेगा। तो डेथ क्लेम को सेटल करने के लिए उसको जो है जो डिजीज़ है उसके जो सर्वाइवर्स हैं, जो उसके क्लेमेंट्स हैं, जो उसके लीगल एयर्स हैं, उनको जो है वो भुगतान करेगा। वो कैसे होगा? अब इसमें जो है बहरहाल जब तक यूसीसी नहीं आ जाता तब तक तो जो है हिंदू लॉ के हिसाब से सक्सेसर अलग हैं, मुस्लिम के हिसाब से अलग हैं और क्रिश्चियन के हिसाब से अलग हैं। अब हिंदू में जो बौद्ध, जैन, सिख, जो वो हिंदू सक्सेशन लॉ से ही डिसाइड होते हैं। अगर जहां हम टर्म यूज़ कर रहे हैं हिंदू, इसका मतलब है कि वो बौद्ध, जैन, सिख पे भी वही सक्सेशन के नियम लागू होंगे, तो उनको जो है उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। अब हिंदू में जो अगर डिजीज़ है, अगर हिंदू है, तो उसके जो लीगल हेयर हैं उनको जो है बैंक जो है पेमेंट करेगा। अब मैं यहाँ पर इस टाइम सिर्फ हिंदू लॉ के हिसाब से ही सक्सेशन, यानी हिंदू में जो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं उनके मैं हिसाब से करूँगा, क्योंकि मोहम्मदन में मोहम्मदन पर्सनल लॉ के हिसाब से करेंगे तो बहुत वो एक अलग में पूरा विस्तृत चैप्टर है, इसलिए मैं उसको नहीं छू रहा हूँ। इसी हिसाब से क्रिश्चियन का भी, तो हम इस टाइम हिंदू सक्सेशन के हिसाब से ही आज की बात करेंगे। इसमें जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसके हिसाब से सेट में होता है, यानी कि फर्स्ट सेट ऑफ क्लेमेंट और सेकंड सेट ऑफ लीगल हेयर और थर्ड सेट। अब इसमें अगर जो डिजीज़ मेल है, तो अगर जो मरने वाला मेल है और हिंदू है, हिंदू सेक्शन के हिसाब से गाइड होता है, तो उसके जो क्लेमेंट होंगे उसके सन और डॉटर और उसके विडो और उसकी मदर, यानी कौन हो गए? उसकी विडो, उसकी मदर, उसके सन और डॉटर। और यहाँ पर जो सन और डॉटर हैं उसमें अगर वो उससे भी प्री डिजीज्ड हैं तो उन सन और डॉटर के जो भी क्लेमेंट हैं वो सारे के सारे, अगर माने जो एक उसका पुत्र है वो उसकी डेथ होगी, वो अगर मैरिड था तो उसकी विडो और उसके बच्चे उसके सक्सेसर होंगे। ऐसे ही अगर स्त्री डॉटर मरती है तो उसके डॉटर के हिसाब से भी उसके सक्सेसर होंगे। तो ये सारे जो है हिंदू के हिसाब से होते हैं। वहीं पर अगर महिला है, फीमेल है, अब फीमेल अगर डिपॉजिटर है और उसकी जो है डेथ हो गई है तो उसके सक्सेसर कौन होंगे? उसके हस्बैंड होगा और उसके सन्स एंड डॉटर्स। और उन्हीं सन और डॉटर अगर प्रीडिजीज्ड हैं तो उनके ही जो सक्सेसर हैं, जो कि इसी हिसाब से होंगे जो मेल और फीमेल के बताए हमने, उनके हिसाब से होंगे, वो सारे सक्सेसर उसके होंगे। ये फर्स्ट सेट के होते हैं। अब इसके सेट माना किसी फर्स्ट सेट में किसी की पत्नी भी ना हो, माँ भी ना हो, बच्चे भी ना हो, इस तरह का मामला हो तो उसके लिए सेकंड सेट में जाता है, लेकिन मैं अभी उसको आपको नहीं छू रहा हूँ क्योंकि ये कम केसेस होते हैं। मैं जो मुख्य चीज़ है वो उसी को मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए कि एक मेल की डेथ हुई और उसके जो है 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और उसकी विडो है। अब ये हो गए 5 लोग। अब इसको कैसे करेगा? बैंक के पास आपको जाना है, बैंक से कहना है कि नॉमिनेशन है नहीं, बैंक आपको नहीं जानता, आप बैंक को नहीं जानते, तो कैसे डिसाइड होगा? अब आप इसमें बैंक की बात को समझिए, बैंक के मैनेजर जो डिसीजन अथॉरिटी है उसकी बात को समझिए। वो ना डिजीज़ को जानता है, उसके डिजीज़ के कितने कितने बच्चे हैं उसको नहीं मालूम है, उनमें आपस में क्या विवाद है इसके बारे में नहीं है। तो उसे उसको अगर हम जब तक उसे हम कन्वीनियंट नहीं करेंगे कि ये क्लेम जो है सही है, क्योंकि उसके बाद एक बार मान लीजिए किसी डिजीज़ के अकाउंट होल्डर के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं जी इनके जो है 2 बेटे और 1 बेटी है, एक बेटी से उनका मेल जोल नहीं है, और बैंक को ये मालूम नहीं चल पाया और बैंक ने जो है 3 के आधार पे पेमेंट कर दिया उसको। तो किसी वजह से अगर वो जो बेटी जिसको बैंक के सामने डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसको कंसीडर नहीं किया गया, उसकी कंसेंट नहीं ली गई है,
तो वो अगर क्लेम कर देती है तो बैंक की लायबिलिटी बन जाएगी। तो ये लायबिलिटी तो कोई नहीं लेता, तो कोई बैंक का एक ऑफिसर है तो वो बिना बात के क्यों लेगा? तो वो इंश्योर करेगा कि इनके, अगर इन्होंने 2 बेटे और 2 बेटी जैसे उदाहरण में लिए हैं, तो वास्तव में 2 हैं, कोई तीसरा बेटा या तीसरी बेटी तो नहीं है कोई, या ऐसा तो नहीं है कोई और बेटा जिसकी डेथ हो गई हो, उसके बच्चे हो, अब बच्चों के उसकी विधवा भी हो, बच्चे भी हो, और अब जो है नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि देखिए समाज में सब तरह के लोग होते हैं और सब तरह से उनके आपस में जो सामंजस्य होता है वो भी अलग अलग तरीके का होता है। तो बैंक जो है वर्स्ट केस के लिए तैयार रहता है। तो इसके लिए आपको कैसे होगा? तो इसके लिए क्या होता है, एक तो परिवार रजिस्टर होता है। तो परिवार रजिस्टर में किसी भी उसके परिवार की पूरी हिस्ट्री लिखी रहती है कि इसमें कितने कितने जो है इसके मृतक के कौन कौन से बच्चे हैं, क्या है, तो वो लिख लिया जाता है। तो उसे लिख के दे दीजिए तो बैंक को आसानी हो जाएगी कि हाँ ठीक है, बैंक उसके रजिस्टर में लिखा हुआ है कि इसके पिताजी का नाम ये था, इसके बच्चे ये हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। परिवार रजिस्टर की नहीं, अगर नहीं रजिस्टर मिलती है तो फिर आप जो है एक पटवारी से एक सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है जो 5,000 तक के लिए बनता है और वो तहसील से बन जाता है। उसमें जो है, मैं कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं कह रहा, जो तहसील से होता है। तहसील में उसमें सारे, क्योंकि गवर्नमेंट का किसी एक अथॉरिटी का वो सक्सेशन होता है, तो बैंक उसमें सारे हेयर लिख दिए जाते हैं। वो जो है किसी भी तरह से डिपॉजिट के लिए नहीं होता, लेकिन उसमें सक्सेसर लिखे होते हैं, यानी एक गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी ने लिख के दिया होता है कि इनके ये सक्सेसर है, तो बैंक को निर्णय लेने में आसानी हो जाती है। तो यू मे ट्राई दिस। और राशन कार्ड में भी एक तरीका होता है, राशन कार्ड में भी लिखा रहता है कि इनके परिवार के मेंबर कितने हैं। फिर उसके अलावा जो है वार्ड मेंबर, शहर के मामले में वार्ड मेंबर, गांव में ग्राम प्रधान से भी लिखवा लिया जाता है कि इस पर इनके जो है कितने बच्चे हैं, इनकी विधवा कौन है, क्या है, वो सारी चीज़ें लिखवा ली जाती हैं। तो अब जब ये कागज़ मिल गया तो बैंक को ये इंश्योर हो गया, यानी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी कि जो ब्रांच मैनेजर है उसे मालूम हो गया कि इनके ये 4 या 5 जितने भी हैं वही है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण बताया, उसकी विडो मेल, अगर हिंदू मेल मरा तो उसके की डेथ हुई, डिजीज़ हुआ, तो उसके सक्सेसर होगा उसकी हिंदू सक्सेसन के हिसाब से उसके विडो और उसके 2 बेटे और 2 बेटी, जैसे इस केस में है। तो ये इसके होगा, और ये आपने बता दिया कि एक वार्ड मेंबर से या किसी ग्राम प्रधान से कि यही लोग मेंबर हैं, तो वो डिसाइड कर लेगा। अब इसके जो है, जैसे इस केस में 5 लोग हैं, अब 5 के 5 लोग जो है बैंक के पास इकट्ठे तो आ नहीं सकते, तो कैसे होगा? तो इसमें बैंक एक पावर ऑफ अटॉर्नी होता है जो बैंक के पास एक प्री ड्राफ्टेड होती है। उस ड्राफ्टेड में वो जो 5 लोग हैं वो अपने 5 में से किसी एक को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, यानी कि ये मेरे बिहाफ में ये बैंक से पैसे ले ले, और यही माना जाएगा कि बैंक से पैसे हम सब ने ले लिए। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, जैसे ये 5 केस हैं, मान लीजिए एक विडो है और जैसे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़के और 2 लड़कियां मिलके जो है अपने जो डिजीज़ है अपने फादर के वाइफ यानी अपनी मदर के फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं। तो मदर जो है बैंक से उस पैसे को लेने की हकदार हो जाएंगे। और इसमें पावर अटॉर्नी की जेन्युइनिटी श्योर करना चाहिए कि वास्तव में वो वही बेटे हैं या वही बेटियां हैं जिन्होंने जो कि इस डिजीज़ के बच्चे हैं, किसी के फोर्जरी या किस तरह की नहीं है। तो इसलिए उन सबकी आइडेंटिटी भी बैंक जो है इंश्योर करता है कि उनके सिग्नेचर हैं या नहीं है, या वास्तव में उन्होंने करी है। एक तो पावर अटॉर्नी से यानी कि नोटराइज तो पावर अटॉर्नी लेगा, उसके उनके आधार कार्ड KYC भी उनके मांगेगा कि ये जो, जैसे इस केस में ये 4 लोग हैं और एक विडो है, इन सब के कागज़ मांगेगा। तो ये सब लेके जब आप जाएंगे तो वो बैंक जो है आपका वहाँ पर इसको क्लेमेंट मान लेगा, और उसमें एक एफिडेविट भी मांग लेता है कि बैंक जो है कि ये वास्तव में इनकी डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद ये इनके क्लेमेंट्स हैं वो है, तो वो एक एफिडेविट ले लेता है। अब इसके बाद जो है वो जो, जैसे कि इस मामले में जो विडो है यानी डिपॉजिटर की विडो है वो क्लेमेंट बन गई, क्योंकि पावर अटॉर्नी उसके फेवर में दे दिया। तो वो जो है बैंक से क्लेम करेंगी, क्लेम फॉर्म भर के नोटरी लेके वहाँ पर क्लेम करेंगी कि ये पैसा मुझे दे दिया जाए। जब वो पैसा लेने के लिए बैंक उनके पास जाएंगी तो उनकी आइडेंटिटी इंश्योर करेगा ही बैंक,
उनके केवाईसी पूरे करके और उसके बेसिस में एक इंडेमनिटी बॉन्ड लेगा कि अगर माना कल को कोई विवाद होता है, कुछ होता है, तो वो जितने डिपॉजिट अमाउंट है उतने की राशि के बराबर की हैसियत वाले व्यक्ति से वो इंडेमनिटी बॉन्ड ले लेगा। उसकी भी एक सेट लैंग्वेज होती है, वो प्री ड्राफ्टेड होता है, उसे जो स्टैम्प पेपर, जो भी स्टेट का स्टैम्प पेपर एक्ट है उसके हिसाब से स्टैम्प लेके वो उसे ले लेता है। तो वो आप इंडेमनिटी बॉन्ड देंगे उसे, तो वो जाके आपको जो है इंडेमनिटी बॉन्ड लेके और वो आपको आपसे क्लेम फॉर्म भरवा के आपसे रसीद लेके आपको पेमेंट कर देगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डेथ सर्टिफिकेट देनी है, जो अकाउंट होल्डर है उसके डेथ का सर्टिफिकेट देना है। फिर हमें उसके ये बैंक को कन्विंस करना है कि इनके क्लेमेंट यही है जो हम बता रहे हैं। तो उसके कोई कागज़, यानी कि वार्ड मेंबर से या ग्राम प्रधान से या परिवार रजिस्टर या एक जो तहसील से जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, इसी तरह की कागज़ों से हम बैंक को कन्विंस करेंगे, या एक डिक्लेरेशन देंगे, एफिडेविट देंगे कि इनके ये सब है, या सब चीज़ें मिला के दे देंगे। तो जब हम ये दे देंगे तो हमारा डिसाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक पावर अटॉर्नी दे देंगे, जिसमें किसी जो उनके क्लेमेंट है वो सारे किसी एक के पक्ष में पावर अटॉर्नी दे देंगे। जब पावर अटॉर्नी आ जाएगी तो वो जो जिसको पावर अटॉर्नी है वो एक क्लेम फॉर्म भर के बैंक को क्लेम करेंगे और बैंक उनको पेमेंट दे देगा। जब इंडेमनिटी बॉन्ड उसकी इक्वल वैल्यू के श्योरिटी बॉन्ड के साथ इंडेमनिटी बॉन्ड अगर दस्तखत कर देता है तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा। तो मैं आपको इस अंक में इतना ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में सक्सेशन सर्टिफिकेट है, जहाँ विल है तो वहाँ पर विल में कैसे करा जाए, और प्रोबेट कैसे होती है उसको कैसे करा जाए, तो और जो जब विदेश में बच्चे हैं तो कैसा, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो और फिर वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है। 5,000 तक में बैंक बहुत कम फॉर्मेलिटी मांगता है, 50,000 में थोड़ी ज़्यादा लेकिन कम, 50,000 से ज़्यादा में बहुत ज़्यादा मांगता है, कि ये जो मैंने बताई वो सारी मांगता है, इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह। और एक बात और है कि यह आम तौर पर है कि कोर्ट से सक्सेशन लाइए। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको इस अमाउंट के ऊपर जो है सक्सेशन ला के देना ही देना है। अब वो ऐसा कोई नियम नहीं है, आप जो है सक्सेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और चीज़ें जितनी भी आप उससे सुलझे हुए तरीके से बैंक के सामने रखेंगे। अगर आप भी खुद ही उलझे हुए हैं और बैंक को आपने उलझा दिया तो फिर वो बैंक डिसाइड नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि खुद ही उलझ जाएगा वो। जब आज की तारीख में कोई आपके परिवार का इंडेमनिटी बॉन्ड लेने को तैयार नहीं होता, जबकि उसे मालूम होता है कि ये सारे कागज़ सही हैं, ये माना ये जैसे मैंने उदाहरण बताया, ये विडो हैं, ये इनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों ने मेरे सामने पावर अटॉर्नी दे दी है और ये इनको पैसे मिल गए, ये बिल्कुल, और यही 4 बच्चे हैं, यही उनकी विडो है। उसके बाद किसी से कहा जाए, अपने रिश्तेदार से मांगिए कि साहब इंडेमनिटी ले लो, तो आधे लोग तो बहाना करके चले जाते हैं, जबकि उन्हें मालूम है अगर इंडेमनिटी बॉन्ड तभी तो होगी कि कोई विवाद होगा। जब आपको मालूम है विवाद है ही नहीं, यही बच्चे हैं, इन्होंने दस्तखत करे हैं, कोई विवाद, कोई 5वां बच्चा नहीं आ जाएगा, और इन चारों में के भी फर्जी दस्तखत नहीं है, आपके सामने है, आपको मालूम है, या किस तरह का स्वभाव है आपको मालूम है, कोई इस तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं है, तो भी इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लेते। फिर आप उम्मीद करें कि बैंक वाले जो है रिस्क लेके कल को विवाद हो जाए वो कर ले, तो ये हम इसी समाज में रहते हैं। तो इसके लिए बैंक को जितना भी कन्फ्यूजन से कम रखें, उनका डिसीजन मेकिंग आसान रखें, तो आपको जो है ये क्लेम सेटल करने में आसानी होगी। धन्यवाद। और मैं अब इसके बाद में अगले उसमें आपको मुस्लिम लॉ के बारे में और लॉकर के बारे में जो होती हैं उसके लिए अलग एपिसोड बनाऊंगा। मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और इसके बाद जो है सेफ कस्टडी में किस तरह से क्लेम होता है, और जॉइंट अकाउंट में क्या क्या समस्याएं होती हैं, किस तरह से होता है, और सक्सेशन लाने में क्या क्या समस्याएं होती हैं, और विल को प्रोबेट कैसे कराया जाता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लिया जाता है, और सक्सेसर के किस किस तरीके के प्रकार होते हैं। यानी मैंने अभी तो क्लास 1 के हेयर बताए थे आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के, क्लास 2 के कौन होते हैं, अगर माने इनमें से कोई नहीं है, मतलब कोई बच्चा है, उसके मदर फादर की भी डेथ हो गई और वो अनमैरिड है, तो उसका कैसे होगा, उसके भी तो डिसाइड होगा ना, तो वो कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों, माइनर में कैसे होता है, ये सब मैं आपको अलग से क्योंकि एक ही एपिसोड में कवर करना संभव नहीं है,
तो मैं आपको बाद में देता रहूँगा। तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो, इसमें कोई और मेरे को एलेबोरेट करना हो, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखें। और फिर मेरे को वीडियो की कंटेंट आपको अगर पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।